एपिसोड 6 में अपने मामा के खाने पीने का इंतज़ाम देखकर अंतरा होटल सहारा के लिए निकली थी। मिस्टर शेडो ने उसे रात 9 बजे पहुंचने कहा था। अंतरा रूम नंबर 607 के बाहर आकर रुकी। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजे के हैंडल की तरफ हाथ बढ़ाया। उसके हाथ में हल्की सिकपन थी। अंतरा ने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर गई। अंदर पहुंचते ही उसे आवाज़ आई, हाय अंतरा। यह वही आकर्षक आवाज़ थी जो कल पूरी रात उसके कानों में गूंजती रही। अंतरा ने देखा कि कमरे में अंधेरा था, लेकिन आकाश की हल्की रोशनी में उसे खिड़की के पास एक लंबे आदमी का आकार दिख रहा था। अंतरा को लगा कि उस आदमी की पीठ उसकी तरफ थी। उसके हाथ में एक गिलास था, शायद वह ड्रिंक कर रहा था। अंदर आ जाओ, वहाँ क्यों खड़ी हो? उसने अंतरा से कहा। कुछ ही पल में अंतरा को पता चलने वाला था कि यह रहस्यमय आदमी कौन है। अंतरा ने धीरे धीरे उसकी तरफ चलना शुरू किया। अंतरा के हर उठते कदम में उसके भविष्य की अनिश्चितता का बोझ था। पिछली रात इसी आदमी के साथ उसने कामुक खेल खेला था, लेकिन फिर भी अंतरा को पता नहीं था कि वह आदमी कैसा दिखता है। ऐसा शायद ही किसी लड़की के साथ हुआ हो और उस एक रात के लिए अंतरा को 5 लाख रुपए मिले थे। यह सोचकर अंतरा को खुद पर ही व्यंग्यात्मक हंसी आ गई कि अपनी गरिमा को बेचकर उसे अच्छी खासी कीमत मिली थी। हेलो मिस्टर शेडो, मैं अंतरा। आगे कुछ कहे उससे पहले मिस्टर शेडो ने अपना हाथ ऊपर करते हुए गिलास दिखाया और पूछा, वाइन लोगी? यह फ्रांस से मंगवाई गई है। यह सुनकर अंतरा ने मना करते हुए कहा कि थैंक यू मिस्टर शेडो, लेकिन मैं ड्रिंक नहीं करती। अंतरा का जवाब सुनकर मिस्टर शेडो ने दबी हुई हंसी के साथ कहा कि अगर तुम ड्रिंक नहीं करती तो कल रात मेरे कमरे में आकर मेरे साथ सोई कैसे? यह सुनकर अंतरा को एहसास हुआ कि पिछली रात जो भी हुआ उसकी वजह यही थी कि उसने काफ़ी सारी वाइन पी ली थी। नशे में धुत होने के बावजूद भी उसे थोड़ा बहुत याद था कि कैसे वह मुस्कुरा रही थी और मिस्टर शेडो के संसर्ग में आकर कैसे उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। अंतरा ने मिस्टर शेडो से हिचकिचाते हुए कहा कि मैं कल रात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मेरा आपको नाराज़ करने का कोई इरादा नहीं था। अगर उससे आपका कोई नुकसान हुआ है तो मैं भरपाई करने को तैयार हूँ। अंतरा की बात सुनकर मिस्टर शेडो ने कहा कि और तुम कैसे मेरा नुकसान भरपाई करने का सोच रही हो मिस अंतरा आहूजा? यह सुनकर अंतरा ने पूछा कि आपको मेरा पूरा नाम भी पता है? अंतरा ने जल्दबाजी में यह पूछ तो लिया, लेकिन तुरंत ही उसे वह सवाल बेमतलब लगा, क्योंकि मिस्टर शेडो की हरकतों को देखकर लग रहा था कि वह कोई अनोखे आदमी है। इसलिए उसका पूरा नाम जानना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अंतरा के सवाल ने जवाब में मिस्टर शेडो ने सिर्फ इतना कहा कि जितना तुम खुद को भी नहीं जानती उससे ज़्यादा अच्छे से मैं तुम्हें जानता हूँ। इस आदमी का एक अलग ही तरह का प्रभाव था। हालांकि उसने ऐसा कुछ खास नहीं कहा था, फिर भी उसकी बातें सुनकर अंतरा के शरीर में हल्की थरथराहट आ गई थी। अंतरा ने धीरे से कहा कि मिस्टर शेडो, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अगर आज आपने मुझे पैसे नहीं दिए होते तो मेरे मामा की जान नहीं बच पाती। मिस्टर शेडो ने जवाब में सिर्फ ओके कहा। अंतरा ने एक गहरी सांस ली और अपनी दुविधा दूर करने के लिए मिस्टर शेडो से पूछा कि लेकिन मुझे एक बात अभी तक समझ नहीं आई कि आपने मुझे क्यों चुना है। मेरा मतलब है कि आपके ओहदे को देखते हुए आपके लिए जवान और खूबसूरत लड़कियों की लाइन लगती होगी, लेकिन मैं तो
अंतरा आगे बोलते हुए रुक गई। अंतरा कहना चाहती थी कि वह तो एक शादीशुदा औरत है जो कभी माँ भी नहीं बन सकती, और इसलिए उसकी सास और पति ने अस्वीकार करके घर से निकाल दिया है। इसलिए अंतरा को समझ नहीं आ रहा था कि मिस्टर शेडो उसके लिए इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं। अंतरा मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, कौन सी लड़की को चुनता हूँ, यह सब मेरा निजी मामला है, इसलिए मुझे तुम्हें किसी भी तरह की सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। इस बार मिस्टर शेडो की आवाज़ में पहले से ज़्यादा गंभीरता थी। उनकी बात सुनकर अंतरा चकित रह गई और उसने मिस्टर शेडो से माफ़ी मांगते हुए कहा कि सॉरी मिस्टर शेडो। उसके बाद कुछ देर के लिए अंतरा खामोश रही। मिस्टर शेडो ने उससे पूछा, आर यू श्योर तुम्हें ड्रिंक नहीं चाहिए? अंतरा ने जवाब में सिर्फ नहीं कहा। अंतरा का जवाब सुनने के बाद मिस्टर शेडो धीरे से चलते हुए आगे बढ़ा और अंतरा के पास आकर रुका। अंतरा को एहसास हुआ कि मिस्टर शेडो ने कपड़े नहीं पहने थे, सिर्फ उनकी कमर पर टॉवेल बांधा हुआ था। इसलिए ऐसा लग रहा था कि शायद वह अभी अभी नहाकर निकले थे। मिस्टर शेडो ने झुककर अंतरा के कान में धीरे से कहा, अगर तुम्हें ड्रिंक नहीं लेना तो फिर सीधा शुरू करें। यह सुनकर अंतरा के अंदर कंपन शुरू हो गई। मिस्टर शेडो अंतरा के माथे पर किस करने जा रहे थे, तब अपने आप अंतरा एकदम पीछे चली गई और उसने कहा, मिस्टर शेडो अभी मेरा डाइवोर्स नहीं हुआ है। मिस्टर शेडो ने फिर से अंतरा के नज़दीक आकर कहा, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अंतरा ने अपनी नज़रें फेरते हुए मिस्टर शेडो से पूछा कि मैं चाहती थी कि पहले मेरा डाइवोर्स हो जाए, क्या तब तक आप रुक सकते हो? अंतरा की बात खत्म होते ही मिस्टर शेडो की चौड़ी और गर्म हथेलियों ने अंतरा के नाजुक कंधों को पकड़ा और अपनी गहरी आवाज़ में मिस्टर शेडो ने अंतरा से कहा कि तुम अभी भी अपने पति से वफादारी निभाना चाहती हो, जिसने तुम्हारी ही कजिन के साथ नाजायज संबंध बनाए और दोनों ने मिलकर तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। इस बात का अंतरा के पास कोई जवाब नहीं था। मिस्टर शेडो ने एक हाथ से अंतरा का कंधा पकड़ रखा था और दूसरे हाथ अंतरा की चिबुक पर रखकर उसका सर ऊपर उठाया। अंतरा हिचकिचा रही थी, लेकिन मिस्टर शेडो ने अपने होठ अंतरा के गुलाब की पंखुड़ियों के जैसे कोमल होठ पर रख दिए। किस करते हुए मिस्टर शेडो ने अंतरा के कमनीय वक्षस्थल को अपनी छाती से लगा लिया। अंतरा को उनके हल्के गीले शरीर से शावर जेल की महक आ रही थी। मिस्टर शेडो के हाथों की पकड़ मजबूत थी, लेकिन उनकी कीश सौम्य थी। कुछ सेकंड्स बाद मिस्टर शेडो ने अपने होठ अंतरा के होठ से अलग किए और कहा कि अंतरा, जब तुमने मुझे मैसेज किया कि तुम तैयार हो, उसी वक्त से हमारा समझौता यानी कि एग्रीमेंट लागू हो गया था, इसलिए अब से तुम मेरी हो। इतना कहकर वापस से मिस्टर शेडो ने अंतरा के होठों पर अपने होठ रख दिए। अंतरा की लंबी हथेली मिस्टर शेडो की चौड़ी और मजबूत छाती पर थी। उसे मिस्टर शेडो के दिल की धड़कनें महसूस हो रही थी। कमरे में अंधेरा होने की वजह से उसे मिस्टर शेडो का चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन अंतरा को महसूस हो रहा था कि उनका शरीर लंबा और संतुलित था। अंतरा को एहसास हो रहा था कि मिस्टर शेडो की सांसें तेज हो रही थी। अंतरा ने उसे रोकते हुए कहा कि कम से कम मुझे यह तो बताइए कि आप है कौन? मिस्टर शेडो ने अंतरा को तेज सांस लेते हुए जवाब दिया कि मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन सही वक्त आने पर। यह बोलकर मिस्टर शेडो फिर से अंतरा के होठों को चूमने लगा। उसकी किस धीरे धीरे तेज हो रही थी। उसके हाथ ही अंतरा की मिस्टर शेडो को खुद से दूर करने की कोशिश भी कम होने लगी थी।
फिर भी उसने कोशिश करते हुए मिस्टर शैडो से पूछा, लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं कि आप कौन हो तो हो सकता है कि कोई और इस बात का फ़ायदा उठाकर आपकी जगह ले ले। इसके जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे रहते हुए अब तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। अंतरा आगे कुछ कहे इससे पहले मिस्टर शैडो ने अंतरा के होठों का रस पीते हुए उसे स्वीट के बेडरूम में ढकेल दिया। एक और उन्मादित रात बीतने के बाद सुबह जब अंतरा की नींद खुली तब मिस्टर शैडो कमरे में नहीं था। अंतरा को पिछली रात की घटनाएं याद आ गई। उसने सोचा काश वह सब सपना हो, लेकिन उसके शरीर पर गहरे चाबुनी रंग के निशान देखकर उसे समझ आ गया कि वह कोई सपना नहीं था। मिस्टर शैडो हकीकत में था और उसने अपने आप को मिस्टर शैडो को बेच दिया था। लेकिन अब सच्चाई को स्वीकार करने के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं था। अंतरा नहाकर तैयार हुई तब स्वीट की डोर बेल बजी। दरवाजे पर तन्वी थी। तन्वी ने अंदर आते ही अंतरा को कॉन्ट्रेसेप्टिव पिल्स यानी कि गर्भ निरोधक दवाई का एक पैकेट दिया। अंतरा को पता था कि फैल्लोपियन ट्यूब ब्लॉकेज होने की वजह से वह कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसलिए उसने तन्वी को बोलकर मिस्टर शैडो के बारे में सब कुछ बताया और वह दवाई मंगवाई थी। अंतरा दवाई खा रही थी तब तन्वी अंतरा के फ़ोन पर मिस्टर शैडो के टेक्स्ट मैसेज पढ़ रही थी। सारे मैसेज पढ़ने के बाद फ़ोन नीचे रखकर तन्वी ने अंतरा से पूछा कि तेरा यह मिस्टर शैडो 50-60 साल का है क्या? अंतरा ने जवाब देते हुए तन्वी से कहा कि नहीं, वह जवान है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि उनकी उम्र रुद्र के आसपास की ही होनी चाहिए। तन्वी ने मिस्टर शैडो का मजाक उड़ाते हुए कहा कि फिर उसकी हरकतें बुढ़ों वाली क्यों है? मेरा मतलब है कि 2022 में टेक्स्ट मैसेज कौन भेजता है? मेरे पापा भी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। इतना बोलकर तन्वी ने उत्साहित होते हुए अंतरा से पूछा कि अच्छा, यह तो बता कि वह दिखता कैसा है? अंतरा ने कहा कि पता नहीं, अंधेरा था इसलिए उनका चेहरा नहीं देख पाई। तन्वी ने पूछा, कद काठी तो समझ में आई होगी। यह सुनकर अंतरा को मिस्टर शैडो के मजबूत हाथ और चौड़ी छाती याद आ गई। अंतरा ने अपने ख्यालों में ही जवाब दे दिया, लंबे चौड़े। तन्वी ने अंतरा की टांग खींचते हुए पूछा कि लेकिन उसे याद करके तेरे गाल शर्म से लाल क्यों हो गए हैं? अपने ख्यालों से बाहर आते हुए अंतरा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। तन्वी ने अंतरा से कहा कि जो भी हो, उस आदमी के पास बहुत पैसा है और उसने तुझे 10 लाख रुपए ऐसे ही दे दिए। मुझे लगता है वह तुझे पसंद करता है। तन्वी की बात सुनकर अंतरा की पतली और लंबी उंगलियों बेचैनी से उसके कपड़ों को रगड़ने लगी। उसने तन्वी से कहा, लेकिन मैं अभी भी शादीशुदा हूँ। तन्वी ने उससे दलील करते हुए कहा कि हाँ तो क्या हुआ? रुद्र ने तुझसे पूछकर गायत्री के साथ अफेयर शुरू किया था क्या? और वैसे भी भले ही तू इस मिस्टर शैडो के साथ रहना चाहे या ना चाहे, मेरे हिसाब से तो तुझे रुद्र से जल्द डाइवोर्स ले लेना चाहिए। इसलिए जल्दी से डाइवोर्स की फॉर्मेलिटीज पूरी कर ताकि तुझे उस रुद्र की सड़ी हुई शक्ल से न देखनी पड़े। तन्वी की बात सही थी। अंतरा को आहूजा खानदान और गायत्री के लिए जितना करना था कर लिया। अब उसे उनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए उसे जितनी जल्दी हो सके रुद्र से डाइवोर्स ले लेना चाहिए। तन्वी ने अंतरा से कहा कि मुझे लगता है कि मिस्टर शैडो भी इसी का इंतज़ार कर रहा है कि कब तेरा डाइवोर्स हो और वह तुझे प्रपोज करे। यह सुनकर अंतरा ने तन्वी से कहा कि
ऐसा नहीं हो सकता। तन्वी ने हाथ को अपनी कमर पर रखते हुए कहा कि क्यों नहीं हो सकता? जरा यह सोच कि कोई आदमी किसी अजनबी को ऐसे ही लाखों रुपए थोड़ी देगा। अंतरा ने दलील करते हुए कहा कि वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझ में ऐसी क्या खास बात है। मैं शादीशुदा हूँ, बच्चा भी पैदा नहीं कर सकती, तो फिर उसने मुझसे ऐसा क्यों उसने मुझ में ऐसा क्या देखा? तन्वी ने अपने कंधे उछालते हुए अंतरा से कहा कि पता नहीं, कभी कभी यह बहुत अमीर लोग होते हैं ना, उनके शौक भी अजीब और विकृत होते हैं। शायद तुम्हारे मिस्टर शेडो को भी शादीशुदा औरतें भी पसंद हो। तन्वी की इस बात ने अंतरा की उलझन और बढ़ा दी। अब तक वह मिस्टर शेडो से सिर्फ 2 बार मिली थी, लेकिन वह भी बहुत कम समय के लिए। इतने कम समय में मिस्टर शेडो की मानसिकता विकृत है ऐसा कुछ लगा नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ उसने अंतरा को अपना चेहरा दिखाने से भी मना कर दिया था। अंतरा दुविधा में पड़ गई थी कि जितना भी समय उसने मिस्टर शेडो के साथ बिताया था और उन दोनों के बीच जितने भी बातें हुई थी, उससे उसे लग रहा था कि वह एक खानदानी शरीफ आदमी है, लेकिन दूसरी तरफ वह रहस्यमयी और डोमिनेटिक भी था। आखिर कौन था मिस्टर शेडो? वह अंतरा को अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रहा था? आखिर क्या रहस्य था इस आदमी का? कहीं सच में वह कोई विकृत इंसान तो नहीं था जैसा कि तन्वी बता रही थी? क्या सच में वह अंतरा की मदद कर रहा था या फिर यह कोई साजिश थी? जानने के लिए सुनते रहिए मिस्टर शेडो। एपिसोड 7। मिस्टर शेडो के साथ एक और रात गुजारने के बाद अंतरा उसके व्यक्तित्व के बारे में दुविधा में पड़ गई थी। एक तरफ उसे वह शरीफ आदमी लग रहा था, तो दूसरी तरफ रहस्यमयी। वह अपनी दोस्त तन्वी के साथ इन सब के बारे में चर्चा कर रही थी। अंतरा काफ़ी उलझ गई थी और परेशान हो रही थी। यह देखकर तन्वी ने बात को ख़त्म करते हुए कहा कि अच्छा, अब ज़्यादा इन सब के बारे में मत सोच। तेरे मामा की सर्जरी हो गई और वह खतरे से बाहर है, इसलिए तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी तो होगा, देखा जाएगा। तब तक तन्वी को एक कॉल आ गया और वहाँ से निकल गई। अंतरा को भी अपने मामा को खाना पहुँचाना था, इसलिए वहीं भी हॉस्पिटल के लिए निकली। अंतरा ने रास्ते में पौष्टिक खाना लिया और हॉस्पिटल पहुँची। अपने मामा के पास बैठकर अंतरा सेब काट रही थी। अंतरा की एक खूबी थी, वह जब भी सेब काटती थी तो उसकी पूरी छाल एक ही बार में बिना टूटे निकालती थी। यह देखकर मुकुंद ने अंतरा से कहा कि तेरी माँ बिल्कुल ऐसे ही सेब का छिलका निकालती थी। यह सुनकर अंतरा उसकी माँ के बारे में सोचने लगी। उसकी माँ उसे जन्म देने के कुछ दिन बाद ही गुजर गई थी, इसलिए अंतरा के पास उसकी माँ की कोई यादें नहीं थी। उसने बस अपनी माँ की फ़ोटो देखी थी, लेकिन उसके पिता की तो फ़ोटो तक उसने नहीं देखी थी। उसके दोनों मामाओं ने उसके माँ बाप के बारे में उसे बताया था कि वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन शादी से पहले ही उसकी माँ प्रेग्नेंट हो गई थी। उसके पिता ने उसकी माँ को इस हालत में छोड़ दिया और विदेश पढ़ाई करने के लिए चले गए। शायद इस सदमे की वजह से उसकी माँ चल बसी थी। अब मेरी बस 2 ही इच्छाएं हैं, तेरे और रुद्र के बच्चे को देख लूँ और गायत्री की शादी हो जाए तो मैं चैन से मर सकूँगा। मुकुंद की आवाज़ सुनकर अंतरा अपने ख्यालों से बाहर आई। मुकुंद ने अंतरा को आगे कहा कि अगली बार जब रुद्र आएगा तो मैं उसे कहूँगा कि अगर उसकी कंपनी में या उसके दोस्तों में गायत्री के लिए कोई अच्छा लड़का हो तो हमें बताए। यह सुनकर अंतरा ने अपनी नज़रें फेर ली। वह अपने मामा को कैसे बताती कि गायत्री के लिए लड़का ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द खुद रुद्र गायत्री से शादी करने वाला है। मुकुंद ने अंतरा से कहा कि और तुझे ऐसे रोज़ रोज़ यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर के काम करेगी,
फिर यहाँ भी आएगी तो रुद्र के साथ कब वक्त बिताएगी। गायत्री से कहना कि वह आ जाया करे। यह सुनकर अंतरा ने सोचा कि उसके मामा अपनी बेटी को ठीक से पहचानते नहीं है, उसी की वजह से वह इस वक्त हॉस्पिटल में थे। अंतरा ने मुकुंद को जवाब दिया कि गायत्री भी बिजी है। यह सुनकर मुकुंद ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा कि ऐसा भी क्या काम है, तुमने उसके लिए बचपन से इतना कुछ किया है, तो अब इसका कोई फ़र्ज़ नहीं बनता कि वह भी कुछ जिम्मेदारियां अपने सर ले। लेकिन अब भी तुम यहाँ रोज़ आती हो, लेकिन वह सिर्फ एक बार आई है। अंतरा ने अपने मामा को शांत करते हुए कहा कि मैं बस अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ और अभी इन सब चीज़ों की फ़िक्र करने का वक्त नहीं है। अभी सबसे ज़रूरी आपका ठीक होना है। अपने मामा के सामने उसने यही बताया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल से निकलते ही अंतरा की मुस्कुराहट गायब हो गई। अंतरा को ख्याल आया कि 3 दिन में ही उसकी ज़िंदगी कितनी बदल गई थी। उससे एहसास हुआ कि शायद उसने रुद्र से शादी करके गलती की थी, इसलिए अब डाइवोर्स लेकर रुद्र से अलग हो जाना ही सही फैसला था। वह रुद्र के बारे में सोच ही रही थी कि उसके फ़ोन पर रुद्र का कॉल आया। अंतरा के फ़ोन उठाते ही रुद्र ने उद्यत लहजे में कहा कि कल फिर तुमने किसी आदमी के साथ रात गुजारी ना। रुद्र की बात सुनकर अंतरा को भी गुस्सा आया और उसने कहा कि अब मेरे पास वक्त है, एक काम करते हैं, फैमिली कोर्ट चलकर डाइवोर्स फाइल करके अब किस्सा ही खत्म कर देते हैं, ताकि तुम मेरा पीछा छोड़ो। यह सुनकर रुद्र भी गुस्से से तिलमिला उठा। उसने अंतरा से कहा कि पहले मेरे सवाल का जवाब दो। अंतरा उसके इस सवाल से तंग आ गई थी। उसने कहा कि हाँ, मैं थी एक आदमी के साथ। मिल गया तुम्हें जवाब। यह सुनकर रुद्र ने अंतरा से कहा कि मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी ना, भूल गई हो तो याद दिलाओ। अंतरा चलते चलते रुक गई और उसने रुद्र से कहा कि आखिर तुम चाहते क्या हो। तुमने कहा तुम्हें डाइवोर्स चाहिए, मैं मान गई। तुम्हारी माँ ने कहा कि मुझे एलिमनी में 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, मैं मान गई। तुम मेरी ही बहन के साथ शादी करना चाहते हो, मैंने वह भी स्वीकार कर लिया। हर तरह से तो तुमने मुझे सताया है, अब मैं क्या करूं जिससे तुम्हें शांति मिलेगी। अंतरा की यह बात सुनकर रुद्र का रवैया थोड़ा नरम पड़ा और उसने अंतरा को समझाते हुए कहा कि मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहता हूँ कि ध्यान रखना कि तुम्हें कोई बेवकूफ़ ना बना जाए। यह सुनकर अंतरा ने रुद्र को ताना मारते हुए कहा कि यह मशवरा तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता रुद्र। यह सुनकर रुद्र को काफ़ी गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहा कि देखो अंतरा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम एक खूबसूरत औरत हो और आदमी होने के नाते मुझे पता है कि एक आदमी की सोच कैसी होती है। इसलिए रुद्र आगे कुछ कहे इससे पहले अंतरा ने उसकी बात काटते हुए कहा कि तो तुम यह कहना चाहते हो कि मैं बेसहारा हूँ, इसलिए वह आदमी मेरा फ़ायदा उठा रहा है। यह सुनकर रुद्र ने कहा कि चलो मेरी बात तुम्हारे दिमाग में तो उतरी। अंतरा, मैं समझता हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन मुझसे बदला लेने के लिए तुम्हें अपने शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। यह सुनकर अंतरा गुस्से से तिलमिला उठी और उसने रुद्र से कहा कि मैं अपने शरीर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर रही, और अगर वह आदमी मेरा फ़ायदा उठा रहा है तब भी मुझे परवाह नहीं, क्योंकि कल अगर उसने मुझे पैसे नहीं दिए होते तो मैं मामा का ऑपरेशन नहीं करवा पाती और वह मर चुके होते। यह सुनकर रुद्र चौंक गया। उसने अपने भौवे सिकुड़ते हुए अंतरा से कहा कि क्या तुमने अपने मामा की सर्जरी करवाने के लिए अपना शरीर बेचा? तुमने मुझसे पैसे क्यों नहीं मांगे? क्या तुम्हारा ईगो इतना बड़ा हो गया है कि अपने पति से पैसे मांगने के बदले तुमने अपने जिस्म को बेचना ठीक समझा? यह सुनकर अंतरा ने रुद्र को ताना मारते हुए कहा कि लगता है तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें कॉल करके 3 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन तुमने मुझे मना कर दिया था और उल्टा जलील किया था। यह सुनकर रुद्र ने कहा कि हाँ, तुमने मांगे थे, लेकिन मुझे लगा इसके आगे रुद्र
कुछ बोल नहीं पाया। उसे एहसास हुआ कि जब अंतरा ने कॉल किया था तब उसने उसे इतने पैसे अर्जेंटली क्यों चाहिए थे, इसकी वजह तक जानने की कोशिश नहीं की थी। रुद्र ने कहा कि मुझे लगा कि तुम डाइवोर्स के लिए पैसे मांग रही थी। अपनी गलती का एहसास होते ही रुद्र शांत हुआ और उसने अंतरा से धीरे से कहा कि जो भी हुआ मिसकम्युनिकेशन की वजह से हुआ। मुझे बताओ उस आदमी ने तुम्हें कितने पैसे दिए थे? मैं अभी तुम्हें पैसा देता हूँ, तुम तुरंत उसका पैसा लौटा दो और मामला खत्म करो। यह सुनकर अंतरा ने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ रुद्र से कहा, मतलब तुम मुझे अभी सिर्फ इसलिए पैसे देना चाहते हो ताकि मैं उस आदमी के साथ रिश्ता खत्म कर लूँ? इसलिए नहीं क्योंकि मेरे मामा गायत्री के पिता और तुम्हारे होने वाले ससुर हैं। यह सुनकर ने अंतरा से कहा कि तुम्हें जो समझना हो समझो, मुझे तुम्हारी अकाउंट डिटेल्स भेजो, मैं पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ। अंतरा ने रुद्र पर हंसते हुए कहा कि अकाउंट डिटेल्स? रुद्र आहूजा, तुम भूल गए हो या अनजान बनने का नाटक कर रहे हो? तुम्हारे घर की सब्जी खरीदने के लिए 500 रुपये भी मुझे तुम्हारी माँ से मांगने पड़ते थे। मेरे पास बैंक अकाउंट कहाँ से होगा? और रही बात तुम्हारे पैसों की, तो मुझे अब तुम्हारी भीख नहीं चाहिए। यह सुनकर गुस्से से रुद्र का जबड़ा सख्त हो गया और उसने अंतरा से कहा कि ठीक है, जो करना है करो, लेकिन बाद में जब तुम्हारे होश ठिकाने आ जाए तब रोते हुए मेरे पास मत आना। इतना कहकर उसने फ़ोन काटकर बेड पर फेंक दिया। रुद्र इतना गुस्से में था कि हाथों की नसें फूल गई थी। गायत्री जो थोड़ी देर से दरवाजे पर खड़ी उसकी बातें सुन रही थी, उसने रुद्र को नींबू पानी देते हुए कहा कि पानी देते हुए गायत्री ने कहा कि तुम क्यों अपसेट हो रहे हो? मुझे पता है कि तुम अंतरा की फिक्र करते हो, लेकिन वह हमारे जितनी एजुकेटेड नहीं है, इसलिए उसे लोगों के गलत इरादों की समझ नहीं है। तुम नींबू पानी पियो और शांत हो जाओ, मैं कल अंतरा से बात करूंगी। रुद्र ने गायत्री के हाथ से गिलास लिया और बेड पर बैठकर नींबू पानी पीने लगा। रुद्र ने हमेशा देखा कि अंतरा एक आज्ञाकारी पत्नी रही थी। 4 साल की शादी में अंतरा ने कभी उसे न उल्टा जवाब दिया था, ना ही कभी किसी बात का विरोध किया था। घर के काम काज भी हमेशा खुशी से करती और यहाँ तक कि अंतरा ने दकियानुसी ख्यालों वाली उसकी माँ की भी रुद्र से कभी कोई शिकायत नहीं की थी। रुद्र को गुस्सा इसलिए आ गया था क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि विनम्र स्वभाव की अंतरा अचानक से एक अलग ही व्यक्ति बन जाएगी और मुंह तोड़ जवाब देकर उस पर चिल्लाएगी। ठंडा नींबू पानी पीकर रुद्र थोड़ा शांत हुआ। गायत्री ने रुद्र के सर पर हाथ रखा और उसे हल्का मसाज देने लगी। रुद्र ने अपनी आंखें बंद करते हुए गायत्री से कहा कि गायत्री, जितना अच्छे से तुम मुझे समझती हो उतना कोई नहीं समझता। काश तुम मुझे पहले ही मिल जाती तो मुझे अंतरा के साथ अपने 4 साल बर्बाद नहीं करने पड़ते। गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम क्यों गिल्टी फील कर रहे हो? दादाजी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए तुम इस शादी के लिए राजी हुए थे और मैं समझती हूँ कि जिसे तुम पसंद नहीं करते उसके साथ इतना लंबा समय बिताना कितना मुश्किल होता है। इसके जवाब में रुद्र ने गायत्री से कहा कि पर देखा जाए तो यह अंतरा के लिए भी आसान नहीं था। मैं इन 4 सालों में बहुत कम घर रहा हूँ और मैं अपनी माँ के मिजाज को जानता हूँ। अंतरा ने इतनी जिल्लतें सह कर भी किसी भी तरह की कंप्लेन किए बिना एक बीवी और बहू का फर्ज निभाया है। रुद्र की बात सुनकर गायत्री ने कुछ कहा नहीं, लेकिन वह ज़्यादा जोर देकर रुद्र का सर दबाने लगी। रुद्र ने सोचते हुए कहा कि तुम्हें पता है, माँ ने अंतरा को एलिमनी में एक भी पैसा देने से मना कर दिया है। अगर रुद्र की आंखें खुली होती
तो उसे पता चलता कि उसकी यह बात सुनकर गायत्री के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई थी। रुद्र ने आगे गायत्री से कहा कि लेकिन अंतरा ने इतने साल एक पत्नी और बहू की जिम्मेदारियां निभाई है, तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। मैं उसे 5 लाख रुपए दे देता हूँ। जब तक उसे ढंग का काम नहीं मिलता तब तक एटलीस्ट उसका गुजारा तो चले। क्या कहती हो तुम? रुद्र की बात सुनकर गायत्री के हाथ रुक गए। उसने रुद्र से कहा, तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। इनफैक्ट मैं खुद तुमसे इस बारे में बात करना चाहती थी। आखिर वह मेरी भी तो बहन है। आज मैं जो भी हूँ वो सब उसकी वजह से ही तो बन पाई हूँ। लेकिन ये सब सोच रही हूँ कि अगर तुमने अंतरा को पैसे दिए तो जब मम्मी जी को पता चलेगा तो वह नाराज़ हो जाएगी, और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो वह पैसे तुम मुझे दे दो, मैं चोरी छिपे वह पैसे अंतरा को पहुंचा दूंगी। यह सुनकर रुद्र ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए गायत्री से कहा कि तुम सबकी कितनी परवाह करती हो। एक काम करते हैं, अंतरा को 5 नहीं 10 लाख ही दे देते हैं। मैं कल तुम्हें देता हूँ, तुम उसे पहुँचा देना। यह सुनकर गायत्री ने मुस्कुराते हुए नो प्रॉब्लम इतना कहकर उसने रुद्र के बालों में प्यार से अपनी उंगलियों फेरना शुरू कर दिया। रुद्र ने अपने हाथ गायत्री के गोरे गाल पर से नीचे सरकाते हुए उसकी लंबी गर्दन को अपनी तरफ खींचा और दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस किया। इसी के साथ गायत्री धीरे धीरे से रुद्र की गोद में चढ़ गई, जो चढ़कर बैठ गई। गायत्री ने टच में खो जाते हुए रुद्र ने अपने हाथ से लाइट की स्विच ढूंढकर बंद की, और उसके बाद उस अंधेरे कमरे में सिर्फ उन दोनों की आहें सुनाई दे रही थी। दूसरी तरफ होटल सहारा के रूम नंबर 607 में अंतरा मिस्टर शेडो के आने का इंतजार कर रही थी। मिस्टर शेडो के रात के आने का समय काफ़ी देर पहले ही बीत चुका था, लेकिन अब तक वह नहीं आया था। अंतरा ने अपना फ़ोन उठाया और मिस्टर शेडो को टेक्स्ट किया कि आप कब तक आ रहे हैं, लेकिन बहुत देर तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद अंतरा ने उसे कॉल किया, लेकिन नंबर बंद आ रहा था। अंतरा सोच में पड़ गई कि आखिर इस आदमी का भरोसा करना चाहिए या नहीं। आज मिस्टर शेडो का फ़ोन बंद क्यों आ रहा था? कहीं अंतरा उस पर भरोसा करके कोई गलती तो नहीं कर रही थी? जानने के लिए सुनते रहिए मिस्टर शेडो। एपिसोड 8। होटल सहारा के रूम नंबर 607 में अंतरा मिस्टर शेडो का इंतज़ार कर रही थी। मिस्टर शेडो के रात के आने का समय काफ़ी देर पहले ही बीत चुका था, लेकिन अब तक वह नहीं आया था। अंतरा ने अपना फ़ोन उठाया और मिस्टर शेडो को टेक्स्ट किया कि आप कब तक आ रहे हैं, लेकिन बहुत देर तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद अंतरा ने उसे कॉल किया, लेकिन नंबर बंद आ रहा था। अंतरा सोच में पड़ गई कि आखिर इस आदमी पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। थोड़ी देर और इंतज़ार करने के बाद भी जब मिस्टर शेडो नहीं आया तो अंतरा ने सोचा कि बहुत लेट हो गया है, इसलिए शायद मिस्टर शेडो आज नहीं आएंगे। अंतरा ने सोने का फैसला किया और बेड पर लेटकर ब्लैंकेट ओढ़ लिया। उसने हर तरफ करवटें बदल कर कोशिश कर ली, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर उसकी नज़र बेड के सामने बनाए गए कपबोर्ड पर पड़ी। वह 3 दिन से यहाँ रह रही थी, लेकिन उसने ठीक से होटल सहारा के इस सूट को ठीक से देखा तक नहीं था। वह बेड से उठी और कपबोर्ड के पास गई। कांच के दरवाजे वाले कपबोर्ड में अलग अलग तरह की शराब की बोतलें सजा कर रखी थी। कपबोर्ड में चारों तरफ लगी छोटी छोटी लाइट्स अलग अलग रंग की बोतलों पर पड़ने की वजह से वह और सुंदर दिख रही थी। वैसे तो अंतरा ड्रिंक नहीं करती थी और ना ही उसे शराब के बारे में ज़्यादा जानकारी थी, लेकिन बोतलों को देखकर उसे अंदाज़ा हो रहा था कि उस कपबोर्ड में रखी हर एक बोतल काफ़ी महंगी होगी। उसमें ज़्यादातर वाइन की बोतलें ही थी, इसलिए अंतरा को लगा कि मिस्टर शेडो को वाइन ज़्यादा पसंद होगी। शराब के कपबोर्ड के पास में
वार्डरोब था। अंतरा ने वार्डरोब के स्लाइडिंग डोर को सरकाया। उसे लगा था उसमें मिस्टर शैडो के कपड़े होंगे, लेकिन दरवाज़ा खुलते ही अंदर का नज़ारा देखकर वह हैरान हो गई। वार्डरोब के अंदर फीमेल ड्रेसेस थे और वार्डरोब के सबसे नीचे अलग अलग तरह के लेडीज फुटवेयर थे। अंतरा वह सब देख रही थी, तब उसके फ़ोन पर मैसेज टोन बजा। उसने तुरंत जाकर अपना फ़ोन उठाया और मैसेज पढ़ा। सारे कपड़े तुम्हारी साइज़ के हिसाब से बने हैं। और मैसेज के नीचे लिखा था, द शैडो। मैसेज पढ़कर अंतरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने रिप्लाई देने के लिए मैसेज टाइप करना शुरू किया, लेकिन कुछ शब्द टाइप करने के बाद उसने डिलीट कर दिया और हिचकिचाते हुए मिस्टर शैडो को कॉल डायल किया। रात के 2 बज गए थे, फिर भी मिस्टर शैडो ने तुरंत फ़ोन उठाकर कहा, हाय अंतरा। वही मोहक और दिलकश आवाज़ अंतरा के कान में गूंजी। अंतरा ने हल्का सा घबराते हुए कहा कि मैंने कपड़े देखे, थैंक यू। इतना बोलने में भी अंतरा की आवाज़ थोड़ी काँप रही थी। तुम्हें सब पसंद आया? मिस्टर शैडो की आवाज़ आई। अंतरा ने कहा, हाँ पसंद आया। वो सोच रही थी कि दुनिया में कौन ऐसी औरत होगी जिसे नए कपड़े से भरा पूरा वार्डरोब पसंद नहीं आएगा, लेकिन अंतरा ने अपनी ज़िंदगी में कभी इतने कपड़े लेने के बारे में सोचा तक नहीं था, क्योंकि वह अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर ही काम पर लग गई थी। गायत्री की विदेश की पढ़ाई का खर्चा ही इतना ज़्यादा था कि वह अपने लिए पैसे खर्च करने का सोच भी नहीं सकती थी। और जब उसकी रुद्र से शादी हुई तब उसने कमाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इतना रईस खानदान होने के बावजूद भी अंतरा की सास इतनी लोभी थी कि हर छोटी मोटी चीज़ों में के लिए उसे अपनी सास से पैसे मांगने पड़ते थे। उसकी सास हर एक पैसे का हिसाब मांगती थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं अंतरा अपने मैके वालों को चोरी छिपे पैसे ना दे दे। कहने को तो अंतरा एक मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ की बीवी थी, लेकिन घर में उसकी औकात किसी नौकर से ज़्यादा नहीं थी। अंतरा इस तरह से सोच में डूबी हुई थी कि उसे पता भी नहीं चला कि मिस्टर शैडो से उसका कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका था। अचानक सूट का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। तब वह अपने ख्यालों से बाहर आई और उसे एहसास हुआ कि वह फ़ोन पर थी। उसने अपना फ़ोन नीचे रखते हुए आवाज़ लगाई, कौन है? अंतरा बेडरूम में थी, इसलिए उसे दिख नहीं रहा था कि रूम में कौन आया था। इस वक्त और कौन हो सकता है? अंतरा को मिस्टर शैडो की धीमी आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद वह बेडरूम के दरवाजे से अंदर आया। अंतरा ने देखा कि मिस्टर शैडो ने अपने सर से लेकर नाक तक एक मास्क पहना हुआ था। वह समझ गई कि अपने चेहरे को छुपाने के लिए मिस्टर शैडो ने ऐसा किया है। अंतरा के नज़दीक पहुंचते ही उसके नाजुक कंधों पर अपने मजबूत हाथ रखकर उसके चेहरे के नज़दीक आते हुए मिस्टर शैडो ने कहा कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी देर रात तक मेरा इंतज़ार करोगी। अंतरा अब तक मिस्टर शैडो से इतनी नज़दीकियों की आदी नहीं हुई थी। उसने अपनी नज़रें चुराते हुए कहा कि मैं आपका इंतज़ार नहीं कर रही थी। मिस्टर शैडो ने अपना सर पीछे करते हुए कहा कि अगर तुम मेरा इंतज़ार नहीं कर रही थी तो मेरा टैक्स मिलते ही तुरंत मुझे कॉल क्यों किया? मिस्टर शैडो ने दबी हुई हंसी के साथ कहा, लेकिन उसने अंतरा को जवाब देने के लिए जोर नहीं दिया। उसके बाद मिस्टर शैडो ने अंतरा से कहा कि यहाँ आओ। अंतरा ने धीमी आवाज़ में कहा कि बहुत देर हो चुकी है, क्या आज हम सो जाएं? यह सुनकर मिस्टर शैडो ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तो सिर्फ तुम्हें कुछ कपड़े चुनने के लिए वार्डरोब के पास ले जा रहा था, तुमने क्या समझा? अंतरा ने अपने जवाब को काटते हुए कहा कि कुछ नहीं। मिस्टर शैडो ने उसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा और सीधा वार्डरोब के पास ले गया और कहा कि एक औरत के पास हर तरह के कपड़े होने चाहिए। अंतरा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मिस्टर शैडो ने आगे कहा कि मैंने जितनी भी बार तुम्हें देखा था
या तो तुमने सलवार सूट पहन रखा था या जीन्स और कुर्ती। मुझे लगता है कि इन सब ड्रेसेस में तुम बहुत खूबसूरत दिखोगी। इतना कहकर मिस्टर शेडो ने वार्डरोब से अलग अलग हैंगर में लगे कपड़ों में अपना हाथ घुमाया और उसमें से एक हैंगर बाहर निकाला जिसमें ब्रिज कलर का ड्रेस था। यह कलर अंतरा के स्वभाव से बिल्कुल मेल खाता था। मिस्टर शेडो ने वह ड्रेस अंतरा को देते हुए कहा कि जाकर चेंज कर लो। यह सुनकर अंतरा चौंक गई और उसने मुंह से अपने आप ही निकल गए, अभी? मिस्टर शेडो ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा कि हाँ अभी, और फिर आगे कहा कि अगर तुम्हें यह ड्रेस ट्राई नहीं करना है तो हम कुछ और भी कर सकते हैं। यह सुनकर अंतरा समझ गई कि मिस्टर शेडो का क्या मतलब था। उसने मिस्टर शेडो के हाथ से ड्रेस लिया और हड़बड़ाते हुए बाथरूम में चली गई। अंतरा को जाता हुआ देखकर मिस्टर शेडो मुस्कुराते हुए नीचे झुककर अंतरा के ड्रेस पर सूट करने वाले हील्स ढूंढने लगे। दूसरी तरफ बाथरूम में मिस्टर शेडो के बिंदास रवैये से विपरीत अंतरा ड्रेस पकड़कर बाथ टब के किनारे पर बैठी थी। वह शर्मिंदगी से लाल हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब भी वह मिस्टर शेडो के सामने होती थी तब वह अनाड़ी की तरह क्यों पेश आने लगती थी। अंतरा उसके हाथ में पकड़े ड्रेस को देख रही थी। वह ड्रेस काफ़ी सुंदर और स्टाइलिश था। जब उसने वार्डरोब खोला था तो उसे सबसे ज़्यादा यही ड्रेस पसंद आई थी, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि मिस्टर शेडो भी उसके लिए बिल्कुल यही ड्रेस पसंद करेंगे। वह सोच रही थी तब बाथरूम में दरवाजे पर दस्तक हुई। अचानक हुई आवाज़ से अंतरा चौंक गई। मिस्टर शेडो की आवाज़ आई, अंतरा। बाथरूम के अर्धपारदर्शी कांच के दरवाजे के बाहर मिस्टर शेडो की आकृति दिख रही थी। मिस्टर शेडो ने अंतरा से कहा कि तुम्हें अंदर गए 15 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं। अगर कपड़े बदलने में कोई दिक्कत आ रही हो तो मैं अंदर आकर मदद कर सकता हूँ। यह सुनकर अंतरा हड़बड़ाते हुए खड़ी हो गई और कहा कि नहीं नहीं बस हो गया। मिस्टर शेडो ने कहा ठीक है, फिर तो अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं तुम्हारा बाहर ही इंतज़ार कर रहा हूँ। अंतरा ने जल्दी से कपड़े बदले और बाथरूम के आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी। अंतरा का शरीर संतुलित था। वह ड्रेस उस पर खूब जच रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह ड्रेस अंतरा के नाप में मुताबिक ही बनाया गया हो। अंतरा ने वक्षस्थल बड़े और कमनीय थे। उसकी कमर पतली थी और उसने पहने स्कर्ट की घेर की वजह से उसकी कमर भी ज़्यादा पतली लग रही थी। स्कर्ट की झालर अंतरा के घुटनों के थोड़ा ऊपर तक थी, जिससे उसके पतले और लंबे पाँव दिख रहे थे। अंतरा उस ड्रेस में और ज़्यादा सौम्य लग रही थी। बाहर मिस्टर शेडो अंतरा के लिए हील्स अपने हाथ में पकड़े इंतज़ार कर रहा था। उस हील में एक डायमंड लगा था और उसकी एड़ियाँ नुकीली थी। अंतरा बाथरूम से बाहर आई तो उसे देखकर मिस्टर शेडो के हाथों से हील्स नीचे गिर गई। अंतरा को देखकर उसका मुंह थोड़ी देर के लिए खुला रह गया। मेरी चॉइस इतनी भी बुरी नहीं है, मिस्टर शेडो ने ड्रेस से बाहर आकर अंतरा से कहा। उसके बाद मिस्टर शेडो ने धीरे से अंतरा के पास आकर उसका हेयर क्लचर खोल दिया, जिससे अंतरा के बंधे हुए काले घने बाल नीचे गिरे। अंतरा के बाल लंबे समय से बंधे हुए होने की वजह से खुलते ही थोड़े घुमावदार हो गए थे, जिससे उसका चेहरा और नाजुक और थोड़ा छोटा दिख रहा था। मिस्टर शेडो ने अंतरा के बालों में हल्के से हाथ घुमाते हुए कहा कि रुद्र आहूजा की नज़र कमज़ोर है। यह सुनकर अंतरा ने मिस्टर शेडो की तरफ सवालिया नज़रों से देखा और पूछा, मतलब? मिस्टर शेडो ने जवाब देते हुए कहा कि उसके पास बहुत कीमती हीरा था, जिसे उसने पत्थर समझकर फेंक दिया। मिस्टर शेडो की बात सुनकर अंतरा ने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि वह पत्थर ही किस्मत वालों को
किस्मत वाला हो जिसका कोई हीरे की तरह ख्याल रखना चाहता हो। अंतरा की बात सुनकर मिस्टर शैडो ने अंतरा के कुछ उलझे बालों को ठीक करते हुए पूछा कि तुम मेरी परख पर संदेह कर रही हो। अंतरा ने कहा कि नहीं, मैं तो बस यह कह रही हूँ कि मुझमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी तुलना हीरे से की जाए। यह सुनकर मिस्टर शैडो ने कहा कि अगर मैं कह रहा हूँ कि तुम हीरा हो तो तुम हो। इतना कहने के बाद मिस्टर शैडो ने अंतरा के माथे पर धीरे से किस किया और फिर आगे कहा कि अगर तुम थोड़ा मेकअप करोगी तो और भी सुंदर लगोगी। अंतरा को मिस्टर शैडो का चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन मास्क के अंदर चमकती हुई उनकी आंखें दिख रही थी। उनकी आंखों में भी उनकी आवाज़ की तरह एक गहराई थी। अंतरा ने तुरंत अपनी नज़र हटा ली। यह देखकर मिस्टर शैडो ने अंतरा से पूछा कि क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? जवाब में अंतरा ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यह सुनकर मिस्टर शैडो ने कहा कुछ देर तक दोनों खामोश रहे। उसके बाद मिस्टर शैडो ने अंतरा से पूछा, अब तुम्हारे मामा कैसे हैं? अंतरा ने कहा, पहले से काफ़ी बेहतर है। इतना कहकर अंतरा ने आगे कहा कि मिस्टर शैडो, एक बार मेरा डाइवोर्स हो जाए तो मैं कोई काम ढूंढकर धीरे धीरे करके आपने दिए हुआ सारा पैसा लौटा दूंगी। बस मुझे थोड़ा टाइम। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मिस्टर शैडो ने अंतरा के होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे आगे बोलने से रोक लिया और कहा कि तुम जानती हो अंतरा, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन मुझे क्या चाहिए यह तुम्हें पता है। यह सुनते ही अंतरा के अंदर फिर से वही घबराहट आ गई, लेकिन मिस्टर शैडो ने उसे पकड़कर धीरे से बेड पर लेटाया और लाइट ऑफ कर दी और फिर उसने अंतरा के माथे पर प्यार से किस किया। उसके बाद धीरे से नीचे आते हुए उसके नाक पर किस किया। उसके बाद अंतरा के नरम कानों पर और फिर होठों से किस करते हुए मिस्टर शैडो ने अंतरा के लंबे गले को चूमना शुरू किया। इस बार अंतरा के अंदर विरोध कम हो गया था, लेकिन फिर भी उसने मिस्टर शैडो से कहा कि अब तो आपने लाइट भी बंद कर दी है, अब आप अपना मास्क क्यों नहीं उतार देते। यह सुनकर मिस्टर शैडो ने अंतरा को जवाब देते हुए कहा कि सॉरी अंतरा, लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं कर सकता। इतना कहकर मिस्टर शैडो ने फिर से अंतरा को चूमना शुरू कर दिया और अब उनकी किसी ज़्यादा कामुक हो गई थी। अंतरा भी धीरे धीरे अपना खुद पर काबू खो रही थी। मिस्टर शैडो ने रुकावट बन रहे अपने कपड़ों को दूर कर दिया। मिस्टर शैडो, मिस्टर शैडो ने अंतरा को रोक दिया। मिस्टर शैडो, मैं अंतरा आगे कुछ कहे उससे पहले ही अपनी चौड़ी हथेली से अंतरा की आंखों को ढक दिया और उसे चुप कराते हुए कहा कि पूरी दुनिया को भूल जाओ, सिर्फ मुझ पर ध्यान दो, मुझे फील करो अंतरा। अंतरा ने कहा कि लेकिन यह बात आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है मिस्टर शैडो। ऐसी कौन सी बात थी जो अंतरा मिस्टर शैडो को बताना चाहती थी। वैसे तो अंतरा के बारे में मिस्टर शैडो को सब कुछ पता था, तो ऐसा क्या था जो उससे भी छिपा हुआ था? क्या अंतरा का ऐसा कोई राज था जो किसी को पता नहीं था? जानने के लिए सुनते रहिए मिस्टर शैडो। एपिसोड 9, गायत्री का प्लान। मिस्टर शैडो ने अंतरा को एक ब्रिज कलर का ड्रेस पहनने कहा था। अंतरा उस ड्रेस में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मिस्टर शैडो खुद को रोक नहीं पाया और उसे बेड पर लेटाकर चूमना शुरू कर दिया था। तब अंतरा ने उसे कहा था कि आपके लिए एक बात जानना बहुत ज़रूरी है। मिस्टर शैडो ने बिना रुके अंतरा से पूछा, क्या बात है? अंतरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसने हिचकिचाते हुए कहा कि मिस्टर शैडो, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। यह सुनकर मिस्टर शैडो रुक गया। अंतरा की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उसने आगे कहा कि इसी वजह से मेरा डाइवोर्स होने वाला है। यह कहते हुए अंतरा के दिल में काफ़ी दर्द हुआ। वो सोच रही थी कि मिस्टर शैडो को
शेडो को पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। तभी उसने धीरे से अंतरा के कानों के पास आकर कहा कि मुझे पता है, लेकिन तुम्हें इन सब की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सब मुझ पर छोड़ दो। इसके बाद मिस्टर शेडो ने अंतरा को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। वैसे भी मिस्टर शेडो का ऑरा ही कुछ ऐसा था कि अंतरा उसके अधीन हो जाती थी। ब्लैंकेट के अंदर दो शरीर का खेल चल रहा। अंतरा ने अपनी 4 साल की शादी में ऐसी रातें कभी नहीं गुजारी थी जैसी मिस्टर शेडो के साथ बीत रही थी। दूसरी तरफ आहूजा निवास में थोड़ा अलग माहौल था। सुबह रुद्र ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी गायत्री उसके पास आई और कहा कि आज ऑफ ले लो ना, कितने लंबे समय के बाद अब हम एक साथ रहे हैं। मेरे साथ घर पर रहो ना। रुद्र ने टाई बांधते हुए कहा कि तुम्हें पता है ऑफिस में कितना काम है। गायत्री ने रुद्र की टाई ठीक करते हुए कहा कि वैसे नेवी ब्लू सूट में बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हो। ऑफिस की फीमेल एम्प्लॉइज तुम्हारे आसपास मंडराने लगेगी। रुद्र ने जवाब देते हुए कहा कि वैसे ही आज काफ़ी सारी मीटिंग है, इसलिए फीमेल एम्प्लॉइज पर ध्यान देने का टाइम नहीं मिलेगा। सो चिंता मत करो, तुम सेफ हो। भले ही यह बातें मजाक में हो रही थी, लेकिन गायत्री के लिए यह फिक्र करने वाली बात तो थी ही, क्योंकि गायत्री ने खुद भी तो यही किया था। रुद्र की कंपनी में जॉब मिलने के बाद वो रुद्र की कैबिन में काम के लिए बार बार आया जाया करती थी और फाइल्स एक्सचेंज करने के बहाने उसके हाथ को छू लेती थी। फिर काम को टेक्स्ट मैसेज के साथ साथ दोनों की थोड़ी पर्सनल बातें होने लगी और फिर धीरे धीरे गायत्री ने रुद्र से कहा था कि उसे बिल्कुल उसके जैसा लड़का पसंद है। एक आदमी को इससे ज़्यादा और क्या हिंट चाहिए। और उसके बाद दोनों के बीच कोई हद नहीं रही थी। गायत्री के लिए उसके पेट में पल रहा बच्चा रुद्र से शादी करके आहूजा खानदान की बहू बनने का जरिया था। गायत्री ने अपने ख्यालों से बाहर आकर रुद्र से पूछा कि क्या तुम अंतरा की बात मानकर सच में पापा को हमारे बारे में नहीं बताओगे? गायत्री ने हल लहजे में साफ नाराजगी समझ आ रही थी। रुद्र के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसने गायत्री का हाथ टाई से हटाया और अपने कॉफ को एडजस्ट करते हुए गायत्री से कहा कि इसमें मुद्दा अंतरा की बात मानने का नहीं है, मुद्दा तुम्हारे पापा की तबीयत का है। अगर हमारे बारे में जानकर उन्हें सदमा लगा और उन्हें फिर से कुछ हो गया तो? रुद्र की बात सुनकर गायत्री ने दलील करते हुए कहा कि लेकिन तुम दोनों का डाइवोर्स होने ही वाला है, इसलिए आज नहीं तो कल पापा को पता चलना ही है और अंतरा माँ नहीं बन सकती, यह सच्चाई है। इसलिए पापा को भी यह बात समझनी पड़ेगी ना। गायत्री की यह बात सुनकर रुद्र ने हैरान होते हुए कहा कि तुम जिसकी बात कर रही हो वह तुम्हारे पापा है। अगर उन्हें तुम्हारी वजह से कुछ हो गया तो क्या तुम अपने आप को माफ़ कर पाओगी? यह सुनकर गायत्री को एहसास हुआ कि उसके दिल की बातें उसकी ज़बान पर आ गई थी, जो कि नहीं आनी चाहिए थी। रुद्र अंतरा की बात मानने की राजी हो गया था, इसलिए वह नाराज थी। गायत्री ने तुरंत अपनी गलती को सुधारते हुए चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाते हुए कहा कि ऐसा कभी हो सकता है कि एक बेटी को अपने बाप की फिक्र ना हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए ना चाहते हुए भी कभी कभी पॉजेसिव हो जाती हूँ। यह सुनकर रुद्रा ने भी गायत्री को किस करते हुए कहा कि डोंट वरी, जैसे ही तुम्हारे पापा थोड़े स्टेबल हो जाएंगे तो मैं डाइवोर्स ले लूँगा। गायत्री ने मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिलाया। उसके बाद गायत्री स्टडी रूम में गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। उसे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अपना गुस्सा निकालने के लिए उसने कमरे की चीज़ें इधर उधर फेंक दी और कुछ चीज़ें तोड़ दी। उसे लगा था कि रुद्र के दिल में अंतरा के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन नहीं, वह उसकी बात मानकर लोगों से अपने रिश्ते को छुपाना चाहता था। यहाँ तक कि अंतरा को 10 लाख रुपए भी देना चाहता था।
थोड़ी देर बाद गायत्री शांत हुई। उसने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा। तब उसका ध्यान रुद्र के टेबल पर गया। टेबल पर रुद्र का फ़ोन पड़ा था। गायत्री ने फ़ोन उठाया और वह रुद्र को फ़ोन देने के लिए निकल रही थी। 2 कदम चलने के बाद उसे एक ख्याल आया और वह रुक गई। उसने कुछ सोचा और फिर तय कर लिया कि उसे क्या करना है। सूरज आकाश में ऊपर चढ़ चुका था। होटल सहारा में अंतरा की भी नींद अभी अभी खुली थी। मिस्टर शैडो के साथ बीत रही रातें उसके लिए काफ़ी थकावट भरी होती थी, लेकिन फिर भी कम समय में उसकी नींद पूरी हो जाती थी और सुबह 8 बजते ही उसकी नींद खुल जाती थी। हमेशा की तरह मिस्टर शैडो जा चुका था और अंतरा अकेली थी। खिड़की के पर्दे खोलते ही अंदर जाने के लिए सूरज की बेताब किरणें फर्श से टकरा गई। पूरे कमरे में उजाला फैल गया। अंतरा ने अपना फ़ोन देखा। उसमें मिस्टर शैडो का एक टेक्स्ट मैसेज आया हुआ था। क्या आज रात तुम मेरे लिए खाना बनाओगी? मैसेज पढ़कर अंतरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे एहसास हुआ कि होटल के इस स्वीट में किचन भी है। अंतरा बेडरूम से निकलकर किचन में गई। इतने दिनों में वह पहली बार किचन में आई थी। किचन में बर्तन से लेकर गैस स्टोव तक सब सामान था। घर जैसे ही सहूलियत देखकर अंतरा हैरान रह गई। किचन में एक फ्रिज भी था। अंतरा ने उसका दरवाज़ा खोलकर देखा। फ्रिज के अंदर भी सब्जी, अंडे वगैरह सारी चीज़ें मौजूद थी। यह सब देखकर अंतरा को लगा कि मिस्टर शैडो लंबे समय से होटल में ही रहते होंगे। मगर क्यों? क्या उनका कोई घर नहीं था? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने पैसे वाले आदमी के पास अपना घर न हो? लेकिन अंतरा को पता था कि उनसे यह पूछने का मतलब नहीं था, क्योंकि वह हमेशा यही कहते थे कि वक्त आने पर वह अपने बारे में सब कुछ बताएंगे। मिस्टर शैडो को लेकर वैसे ही अंतरा के मन में काफ़ी सवाल थे। यह कुछ सवाल और उस लिस्ट में जुट गए। अंतरा मिस्टर शैडो को कॉल करने जा रही थी, लेकिन फिर रुक गई। उसने सोचा कि शायद वह बिजी होंगे, इसलिए उसने सिर्फ टेक्स्ट मैसेज भेजा, आपको क्या खाना है? तभी सामने से तुरंत रिप्लाई आया, जो भी तुम अच्छा बनाती हो वह बना देना। अंतरा छोटी थी, तब उसके घर में कोई औरत न होने की वजह से बचपन में ही उसने खाना बनाना सीख लिया था और 4 साल की उसकी तानाशाही सास के साथ रहकर तो अंतरा हर तरह का खाना बहुत कम समय में बना लेती थी। अंतरा ने मिस्टर शैडो को वापस एक मैसेज भेजा, ऐसी कोई चीज़ है जो आप नहीं खाते हो या आपको सूट ना करती हो? मिस्टर शैडो का रिप्लाई आया, नहीं। अंतरा ने अपना फ़ोन साइड पर रख दिया और खाना बनाना शुरू किया। सबसे पहले उसने अपने मामा के लिए खाना बनाया और खाना लेकर हॉस्पिटल गई। वहाँ उन्हें खाना देकर थोड़ी देर उनसे बात की और उनके बाद फिर वह होटल आने के लिए निकली। अंतरा ने रास्ते से रसोई की सामग्री, थोड़े मसाले और रोज़मर्रा की कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदी। जब वह वापस होटल पहुंची तब दोपहर हो चुकी थी। अंतरा ने लाया हुआ सारा सामान किचन में सेट किया और उसके बाद लॉन्ड्री बिन में मिस्टर शैडो के कुछ शर्ट पड़े थे। उसे अंतरा ने अपने हाथों से धोया और उसे वो बालकनी में रखे स्टैंड पर सुखा रही थी। तभी उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर रुद्र का नाम देखकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वह उसे बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुरंत फिर से फ़ोन बजा। अंतरा ने तंग आकर फ़ोन उठाकर कहा, अब क्या है रुद्र? सामने से आवाज़ आई। रुद्र नहीं, उसकी होने वाली बीवी बोल रही हूँ। गायत्री की आवाज़ सुनकर अंतरा थोड़ी हैरान हुई और कहा कि तुमने मुझे रुद्र के फ़ोन से क्यों कॉल किया? रुद्र ने तुम्हें अपना फ़ोन इस्तेमाल करने से मना कर दिया? यह सुनकर गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि रुद्र मेरा होने वाला पति है, इसलिए मैं उसका फ़ोन यूज़ कर रही हूँ। तुम्हें इससे कोई तकलीफ़ है? यह सुनकर अंतरा समझ गई कि वह उसे जलाना चाहती है।
अंतरा ने उसे कहा कि मुझे इससे क्यों तकलीफ होने लगी। उल्टा अब तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि सबको यूज़ करना तो तुम्हारी आदत है। खैर, मेरे पास तुम्हारी यह सब बकवास सुनने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए अगर कोई काम की बात है तो बोलो, वरना मैं फ़ोन रखती हूँ। अंतरा की बात सुनकर गायत्री सीधा मुद्दे पर आई और वहाँ की कहा कि तुम अभी घर आ जाओ। यह सुनकर अंतरा हैरान रह गई और उसने पूछा, क्यों, किस लिए? गायत्री ने अंतरा को जवाब देते हुए कहा कि डाइवोर्स एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए। यह सुनकर अंतरा सोच में पड़ गई। 4 साल की कैद में रहकर उस पिंजरे से आज़ाद होने के बाद अंतरा ने फैसला किया था कि वह उस घर में दोबारा कभी कदम नहीं रखेगी, ताकि वहाँ पर रह रहे लोगों की घिनौनी शक्लें उसे देखनी न पड़े। लेकिन बात उसके पूरी तरह से आज़ाद होने की थी। एक बार वह डाइवोर्स एग्रीमेंट पर साइन कर देगी तो कम से कम उसका रुद्र और गायत्री से पीछा तो छूटेगा। यह सोचकर उसने आहूजा निवास जाने का फैसला किया। और फिर अब अंतरा को मिस्टर शैडो के लिए रात का खाना भी बनाना था, इसलिए उसे जल्दी जाकर जल्दी वापस आना था। वह तुरंत तैयार हुई और होटल से बाहर निकलकर टैक्सी ली। पौने घंटे के बाद वह आहूजा निवास पहुंची। अंतरा घर के अंदर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी सास मधु और गायत्री डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। मधु गायत्री के लिए ऑरेंज छील रही थी। गायत्री मधु से कह रही थी कि अरे मम्मी जी, बस हो गया, पेट भर गया मेरा। और मधु उसे समझाते हुए कह रही थी कि अरे ऐसे कैसे चलेगा बेटा, एक ऑरेंज से क्या होगा, अभी ठीक से फ्रूट्स नहीं खाएंगी तो बच्चे को पोषण कैसे मिलेगा। अंतरा अभी अपनी सास का बिल्कुल उल्टा ही रूप देख रही थी, क्योंकि उसे ऐसा एक भी दिन याद नहीं आ रहा था जब मधु ने उससे इतने प्यार से बात भी की हो। इस बात को साबित करते हुए अंतरा को देखकर मधु के चेहरे के हाव भाव बदल गए। अंतरा पर चिढ़ते हुए उसने कहा कि तू फिर आ गई, तेरे जैसी बेशर्म औरत मैंने अभी अपनी जिंदगी में नहीं देखी। यह सुनकर अंतरा का भी पारा चढ़ गया और उसने मधु से कहा कि मुझे भी आपकी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है, मुझे यहाँ बुलाया गया है इसलिए आई हूँ। यह सुनकर मधु ने गुस्से से कहा, बुलाया गया है? तुझे यहाँ बुलाने की किसकी इतनी हिम्मत हुई? गायत्री ने मधु के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा कि मैंने बुलाया है, वह डाइवोर्स एग्रीमेंट साइन करवाना था, इसलिए। इतना कहकर गायत्री उठी और अंतरा के पास जाकर ढोंग करते हुए उसने कहा कि और तुम गुस्सा मत हो बहन, मम्मी जी की तरह से मैं माफ़ी मांगती हूँ। दरअसल उन्हें मेरी फिक्र है। वह क्या है कि पिछली बार तुम्हारी वजह से मेरे पेट में पल रहे आहूजा खानदान के वारिस की जान खतरे में आ गई थी, इसलिए मम्मी जी तुमसे थोड़ा नाराज़ है, बाकी उनका दिल बिल्कुल साफ है। गायत्री की बात सुनकर मधु ने गुस्से से कहा, तुम इसकी तरफदारी मत करो गायत्री बेटा, खुद तो 4 साल तक मुझे पोते का सुख दे नहीं पाई और जब हमें वारिस मिलने वाला है तब नज़र लगाने चली आई है यहाँ। यह सुनकर गायत्री ने मधु से कहा कि मम्मी जी आप शांत हो जाइए, और अंतरा माँ नहीं बन सकती, इसमें इसकी क्या गलती है? अब अगर भगवान ही नहीं चाहता कि इसे औलाद का सुख मिले तो इसमें वह भी क्या कर सकती है। गायत्री की बात सुनकर मधु ने कहा कि गायत्री बेटा, तुम सच में बहुत भोली हो। इसने तेरे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुझे इसमें अच्छा ही दिख रही है। अंतरा खड़े खड़े सास और उसकी दोनों होने वाली बहू का एक दूसरे के लिए इतना प्यार देखकर उब गई थी। उसने कहा कि पहले मुझे जिस काम के लिए बुलाया है वह खत्म कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को मेरी और मुझे आप लोगों की शक्लें ना देखनी पड़े। उसके बाद आप दोनों आपस में सास बहू खेलते रहना। यह सुनकर मधु अंतरा की बात का जवाब देना चाहती थी, लेकिन गायत्री ने उसे इशारे से रोक दिया और मुस्कुराते हुए अंतरा से कहा कि रुद्र को एक इमरजेंसी मीटिंग आ गई थी, इसलिए वह चला गया है, पर एग्रीमेंट ऊपर बेडरूम में है, चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। अंतरा ने बिना कुछ जवाब दिए सीढ़ी चढ़ना शुरू किया।
उसके पीछे पीछे गायत्री भी ऊपर गई। गायत्री के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। अगर सिर्फ डाइवोर्स एग्रीमेंट ही साइन करना था तो गायत्री उसकी सास के सामने भी करवा सकती थी। वह अंतरा को अकेले में क्यों लेकर जा रही थी, जानने के लिए सुनते रहिए मिस्टर शेडो। एपिसोड 10 परेशान। गायत्री ने अंतरा को डाइवोर्स एग्रीमेंट साइन करने के लिए आहूजा निवास बुलाया था। अंतरा को घर आया हुआ देखकर मधु आहूजा चिढ़ गई थी और उसने अंतरा को भला बुरा कहना शुरू कर दिया था। अंतरा ने भी मधु को उल्टा जवाब दे दिया था, जिससे मधु और गुस्सा हो गई थी। बात आगे बढ़ने से पहले गायत्री ने अंतरा से कहा था कि एग्रीमेंट ऊपर बेडरूम में पड़ा है, चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। उसके बाद दोनों सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू किया था। अंतरा आगे थी और गायत्री पीछे। गायत्री के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। अंतरा चुपचाप सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। इस घर में उसने 4 साल गुजारे थे, इसलिए वह घर के कोने कोने से वह वाकिफ थी। फिर भी गायत्री उसे उसी के बेडरूम का रास्ता दिखाने साथ आ रही थी। यह सोचकर अंतरा को हंसी आ गई। कमरे में पहुंचने के बाद गायत्री ने वार्डरोब से एग्रीमेंट निकालकर अंतरा के हाथ में दे दिया और कहा कि एक बार ध्यान से पढ़ लेना। इसमें लिखी टर्म एंड कंडीशन में अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो साइन कर देना। अंतरा ने देखा उस गड्डी में बहुत सारे पेपर थे। उसमें लिखी हुई शर्तों पर अंतरा ने ऊपर ऊपर से नज़र घुमाई। उसमें यही बात पर जोर दिया गया था कि आहूजा खानदान की जायदाद में से उसे कुछ भी नहीं दिया जाएगा, लेकिन उससे अंतरा को कोई फर्क भी नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे उनके पैसों में से 1 रुपया भी नहीं चाहिए था। अंतरा ने गायत्री से पूछा, पेन कहाँ है? गायत्री ने बेड की दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस टेबल पर। अंतरा गायत्री को गुस्से से घूरने लगी। उसे समझ आ रहा था कि गायत्री उसे जानबूझकर परेशान कर रही है, लेकिन अंतरा को उसके साथ बहस करके बात को लंबा नहीं करना था, इसलिए वह चुपचाप बेड की दूसरी तरफ गई। वहाँ पर साइड टेबल पर एक लाल रंग का वेडिंग इनविटेशन कार्ड पड़ा था और उसके ऊपर एक पेन पड़ी थी। अंतरा ने पेन उठाई और एग्रीमेंट पर जहाँ जहाँ उसका नाम लिखा था सब जगह साइन किया और एग्रीमेंट वापस गायत्री को देती हुए कहा, अब खुश? गायत्री ने अंतरा को जवाब देते हुए कहा कि तुमने अच्छा किया जो बिना कोई ड्रामा किए साइन कर दिया। पता है, रुद्र तो तुम पर मेंटल अरेंजमेंट का केस करने पर 1 करोड़ रुपए का दावा करने वाला था कि तुम उसे बच्चा नहीं दे पा रही हो। मैंने बहुत समझाया, तब जाकर उसने अपना इरादा बदला। गायत्री की यह बात सुनकर अंतरा ने कहा, अच्छा, तुम तो सच में महान हो। गायत्री ने अंतरा से कहा कि यह तो मेरा फर्ज था। आखिर मैं अपनी बेघर बहन को इतनी बड़ी रकम जोड़ने के लिए दर बदर की ठोकरें खाते कैसे देख सकती हूँ। इसके जवाब में अंतरा ने गायत्री से कहा कि अब क्या मैं तुम्हें थैंक यू कहूँ? गायत्री ने अंतरा से कहा कि इतनी बड़ी परेशानी से तुम्हें बचाया है तो एक थैंक यू तो बनता है ना दीदी। अंतरा ने कहा कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मेरा एक और काम करोगी प्लीज़? रुद्र से कहना कि अगर उसे मुझसे पैसे चाहिए तो मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए वह खुद मेरे सामने आकर बात करे, ऐसे बुज़दिलों की तरह तुम्हारे जरिए धमकियाँ ना दे। इतना बोलकर अंतरा ने दरवाजे की तरफ चलना शुरू किया। वह अब एक और पल भी उस घर में रुकना नहीं चाहती थी। अंतरा बेडरूम के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि गायत्री ने उसे आवाज़ देकर रोका और कहा कि 1 मिनट अंतरा। गायत्री की आवाज़ सुनकर अंतरा रुक गई और उसकी तरफ मुड़ी। गायत्री ने उसकी तरफ आते हुए कहा कि मैं तुम्हें बताना भूल गई, मैं और रुद्र अगले महीने शादी कर रहे हैं। अंतरा ने पूछा कि मैं इसमें मुझे कुछ बताने की क्या ज़रूरत है? गायत्री ने दिखावा करते हुए अपने पेट पर हाथ रखा और कहा कि
तुम्हें नहीं बताऊंगी तो और किससे बताऊंगी? आखिर तुम मेरी फैमिली जो हो। इतना कहकर गायत्री ने आगे कहा कि अरे हाँ, तुम्हारे शादी से पहले तुम मेकअप आर्टिस्ट थी ना, तो मेरी शादी के सारे फंक्शन में मेरा मेकअप तुम क्यों नहीं करती? तुम्हें अच्छा खासा पैकेज दूंगी, मेरा भी काम हो जाएगा और तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा। वैसे भी अभी तो तुम्हारी हालत फटीचर वाली होगी। गायत्री की बात सुनकर अंतरा ने ताना मारते हुए कहा कि अरे, तुम मुझसे मेकअप करवाना चाहती हो? तेरे बच्चे को तो मुझसे खतरा है था ना? गायत्री ने कहा कि तू चाहकर भी मेरे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि अगर तूने ऐसा किया तो रुद्र तेरी जान ले लेगा। और सोच, अगर ऐसा हुआ तो तेरे मामा का क्या होगा? तू उसे खाना नहीं पहुंचाएगी तो वह तो भूखा मर जाएगा। यह सुनकर अंतरा को गुस्सा आया और उसने गायत्री से कहा कि अपने पिता के बारे में ऐसा बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आती? गायत्री ने अंतरा से कहा कि वह मेरा बाप बनने के लायक नहीं है। उसने जिंदगी में किया ही क्या है? सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी। उसकी सैलरी 20,000 के आगे कभी बढ़ती नहीं होगी। उतने में तो मेरी एक जोड़ी कपड़े भी नहीं आते। मैं तो चाहती हूँ कि वह जल्द से जल्द मर जाए, वरना आहूजा खानदान की बहू बनने के बाद मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। गायत्री की बात खत्म हुई ही थी कि उसने गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ा। उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ा। अंतरा गुस्से से तिलमिला उठी थी। उसने इतनी जोर से तमाचा मारा था कि उसका खुद का हाथ भी कुछ देर के लिए सुन्न हो गया था। अंतरा ने गायत्री से कहा कि तू जानवर से भी बदतर है, गलती से इंसानों में पैदा हो गई है। और एक बात समझ ले, अब से सिर्फ मैं मामा की बेटी हूँ, तेरा उनसे अब कोई रिश्ता नहीं है। अंतरा का थप्पड़ पड़ने की वजह से गायत्री का गाल लाल हो गया था। उसकी आंखों में पानी आ गया। इत्तेफाक से जब अंतरा ने गायत्री को तमाचा मारा, उसी वक्त मधु भी कमरे में आई थी। उसने बस यह देखा था कि अंतरा ने गायत्री को थप्पड़ मारा। मधु को बहुत गुस्सा आया और उसने अंतरा को मारने के लिए गुस्से से अपना हाथ उठाते हुए कहा, तेरी यह हिम्मत! लेकिन अंतरा ने मधु का हाथ पकड़ लिया और झटकते हुए कहा कि अब मैं आपकी बहू नहीं हूँ कि आपकी तानाशाही बर्दाश्त कर लूंगी। यह सुनकर मधु की आंखें चौड़ी हो गई। अंतरा ने आगे कहा कि और आपकी होने वाली बहू को समझा देना कि आगे से कोई उल्टी सीधी बात की तो मैं उस सिर्फ थप्पड़ पर नहीं रुकूंगी। इतना कहकर अंतरा वहां से निकल गई। अंतरा का यह रूप देखकर मधु थोड़ी देर के लिए हक्की बक्की रह गई, लेकिन फिर उसे कोसने लगी। अंतरा आहूजा निवास के आंगन से बाहर निकल रही थी, तब उसे घर के अंदर से अपनी सास की दबी हुई आवाज सुनाई दे रही थी। वह उसे कमीनी, मनहूस, उल्टा और पता नहीं क्या क्या कह रही थी। थोड़ी देर बाद अंतरा जब होटल सहारा वापस पहुंची, तब तक तो अंधेरा हो चुका था। उसने जल्दी जल्दी खाना बनाया और डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। पूरे स्वीट में खाने की महक फैल गई थी। अंतरा को पता था कि मिस्टर शेडो को अंधेरे में रहना पसंद है, इसलिए उसने एक छोटी लाइट छोड़कर स्वीट की बाकी सारी लाइट्स बंद कर दी थी। कुछ देर बाद डिजिटल लॉक खोलने की आवाज़ आई और मिस्टर शेडो अंदर आए। आज भी उसने मास्क पहना था। अंतरा ने मिस्टर शेडो के पास आकर कहा कि खाना तैयार है, मैंने अपने हिसाब से बनाया है, आप एक बार टेस्ट कर लो। अगर आपको पसंद ना आए तो कुछ और बना देती हूँ। अंतरा ने अपनी बात पूरी ही की थी, तब अचानक से मिस्टर शेडो ने उसे खींचकर गले लगा लिया और पूछा कि क्या हुआ अंतरा? अंतरा ने जवाब में कहा, कुछ भी तो नहीं। मिस्टर शेडो ने कहा कि
तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता। मुझे पता है तुम रो रही थी। यह कहते हुए मिस्टर शेडो अंतरा को बेडरूम में लेकर आया। अंतरा ने हिचकिचाते हुए कहा कि पहले हम खाना खा लेते हैं, वरना ठंडा हो जाएगा। यह सुनकर मिस्टर शेडो ने अंतरा को कहा कि होने दो। उसके बाद मिस्टर शेडो ने अंतरा को अपनी गोदी में बिठाया और उसकी चिबुक पर हाथ रखकर धीरे से उसका सर उठाया और आगे कहा कि पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हें किसने परेशान किया है। यह सवाल सुनकर अंतरा को आज को जो कुछ आहूजा निवास में हुआ था वह याद आ गया। अंतरा ने धीरे से अपना सर मिस्टर शेडो के चौड़े कंधों पर रखा और उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा कि दरअसल ऐसी कोई खास बात नहीं है। अपने 4 साल की शादी में मैंने अपनी सास के जितने जुल्म सहे हैं उनके बारे में सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ। यह सुनकर मिस्टर शेडो ने पूछा, और जवाब में अंतरा ने कहा कि मैंने हमेशा यही सुना है कि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ। ऐसा नहीं था कि मुझे आगे पढ़ाई नहीं करनी थी, लेकिन मेरे मामा ने वैसे ही बहुत तकलीफ़ों के साथ मुझे पाला था, इसलिए मैंने उन पर बोझ नहीं डालना चाहती थी। और आज मैं गायत्री से यह कर आई हूँ कि मैं उससे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती, लेकिन मेरे मामा के जिंदा रहते क्या यह मुमकिन है? अंतरा की बात सुनकर मिस्टर शेडो ने उसके बालों में हाथ घुमाते हुए कहा कि अंतरा, जिंदगी का दूसरा नाम विकल्प है। तुम्हें एक या दूसरा विकल्प चुनना पड़ता है। शायद अब तक तुमने दूसरों के बारे में सोचकर विकल्प चुने थे, इसलिए तुम्हारे साथ गलत हुआ। अब तुम खुद के बारे में सोचकर ही विकल्प चुनना। यह सुनकर अंतरा को ऐसा लगा कि जैसे कोई बुजुर्ग उसे सलाह दे रहा है। उसने मिस्टर शेडो से पूछा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? मिस्टर शेडो ने कहा कि बिल्कुल। अंतरा ने पूछा कि आपकी उम्र क्या है? यह सुनकर मिस्टर शेडो ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरी बात तुम्हें किसी बुजुर्ग जैसी लगी, इसलिए ऐसा पूछ रही हो। यह सुनकर अंतरा थोड़ी शर्मिंदा हो गई और उसने कहा कि मुझे पता है कि आपको खुद के बारे में ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। आपको जवाब देना ज़रूरी नहीं है। अंतरा की बात सुनकर मिस्टर शेडो ने कहा, गुड गर्ल। इतना बोलकर मिस्टर शेडो ने अंतरा के माथे पर किस किया और फिर कहा कि अब सवाल पूछने की मेरी बारी है। यह सुनकर अंतरा ने घबराते हुए मिस्टर शेडो की तरफ देखा और हाँ में अपना सर हिलाया। मिस्टर शेडो ने पूछा, क्या तुम अब भी रुद्र आहूजा से प्यार करती हो? सच सच बताना। अंतरा के लिए इस बात का जवाब देना थोड़ा मुश्किल था। मिस्टर शेडो के सवाल ने अंतरा के दिमाग में रिवाइंड का बटन दब गया था और वह 4 साल पीछे चली गई थी। शादी से पहले अंतरा और रुद्र एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। असल में शादी से पहले उन दोनों की एक भी बार बातचीत नहीं हुई थी। उन दोनों की शादी एक इत्तेफाक था। अंतरा एक कॉफ़ी शॉप में काम करती थी। रुद्र के दादा धर्मेंद्र आहूजा वहाँ पर किसी से मिलने आए हुए थे और अचानक वो वहाँ बेहोश हो गए थे। अंतरा उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर गई थी और उनकी जान बच गई थी। होश में आते ही उन्होंने रुद्र को अंतरा से शादी करने के लिए कह दिया। यह सुनकर न सिर्फ रुद्र और उसके घर वाले पर अंतरा भी चौंक गई थी। डॉक्टर ने रुद्र और उसकी फैमिली से कहा था कि रुद्र के दादाजी यानी कि धर्मेंद्र को किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, इसलिए रुद्र को भी शादी के लिए हाँ करनी पड़ती थी। और दूसरी तरफ गायत्री, जो विदेश पढ़ाई करने भेजने के लिए अंतरा को पैसे की ज़रूरत थी जो धर्मेंद्र आहूजा ने दिए थे, इसलिए उनके एहसान तले दब कर अंतरा ने भी हाँ कर दी थी। शादी के बाद भी रुद्र उसके साथ सिर्फ काम से काम रखता था। सब अंतरा से कहते थे कि वक्त के साथ रुद्र भी बदल जाएगा और उससे प्यार करने लगेगा। इसलिए अंतरा ने भी अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन रुद्र के दिल में कभी उसके लिए जगह नहीं बनी। देखा जाए तो अंतरा ने भी कभी रुद्र से प्यार नहीं किया था। लंबे समय तक अंतरा ने कोई जवाब नहीं दिया। तब मिस्टर शेडो ने कहा कि तुम्हें भी मेरे
हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। यह सुनकर अंतरा ने कहा, थैंक यू। मिस्टर शैडो ने अंतरा से कहा कि तुम्हें कभी भी मुझे थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है। यह कहते हुए मिस्टर शैडो ने अंतरा की पतली और लंबी उंगलियों से खेलते हुए कहा कि अंतरा, तुम्हें कॉन्फिडेंस होना सीखना पड़ेगा। यह सुनकर अंतरा सोच में पड़ गई और फिर बात को बदलते हुए मिस्टर शैडो के सामने मुस्कुराते हुए पूछा कि आप मुझे कब तक अपने साथ रखने वाले हो। यह सुनकर मिस्टर शैडो ने अंतरा की तरफ देखा। अंतरा जवाब का इंतजार करते हुए मिस्टर शैडो की तरफ देख रहे थे। मिस्टर शैडो के जवाब से अंतरा को झटका लगेगा या नहीं, यह तो नहीं पता, लेकिन अगली सुबह अंतरा को एक कॉल आने वाला था जिससे उसके पैरों तले से जमीन खिसकने वाली थी। मिस्टर शैडो का क्या जवाब होगा? अगले दिन किसका कॉल आने वाला था? अंतरा ऐसा क्या सुनने वाली थी जिससे उसे झटका लगने वाला था? अब और क्या बुरा होने वाला था अंतरा के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए मिस्टर शैडो।